अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका तीसरा लेक्चर है होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर का। इससे पहले आप लोगों ने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसकी आगे से 3 टाइप्स देखी थी कि आपकी बॉडी कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। उसमें फ़र्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे ऑस्मोरेगुलेशन। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स and then 2 groups of animals, how they osmoregulate. On the basis of this mechanism they are divided into 2 categories. ये आपका प्रीवियस लेक्चर था। हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, दैट इज़ ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। होप फुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तमाम एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोकन्फर्मर्स आर दोज एनिमल्स which do not require to regulate their ionic balance, water and ionic balance within their body, because they have the same concentration of solute within the body as that of their environment, so they are called osmoconformers। इसमें एग्जांपल्स वगैरह देखी थी। दूसरा ग्रुप आपके पास था ऑस्मोरेगुलेटर्स के, दोज एनिमल्स which require to regulate to maintain their body conditions, ऑस्मोटिक कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि जैसे एनवायरनमेंट में है उसके मुताबिक उनको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। हाइपोटोनिक में है तो दे हैव टू प्रिवेंट द फ्लडिंग ऑफ द बॉडी, और अगर हाइपोटोनिक में अगर हैं तो, और अगर हाइपोटोनिक में है तो दे हैव टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर हो गया। अब ये 2 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की। अब ये 2 तरह के एनिमल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। आपके पास बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक कहते हैं वाटरी एनवायरनमेंट, और दूसरा कहलाता है टेरेस्ट्रियल, लैंड एनवायरनमेंट कहलाता है, खुश्की। जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है फर्दर इसकी 2 आपको टाइप्स मिलती हैं, दैट इज़ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। तो मेरीन सॉल्टी वाटर को कहते हैं, समंदरों का पानी, खारा पानी है। फ्रेश वाटर है जिसमें सल्यूट अमाउंट ना होने के बराबर होती है, बहुत थोड़ी होती है, तो ये फ्रेश वाटर है। नदी, नाले, दरिया, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स आ जाते हैं। थर्ड आपके पास एनवायरनमेंट आ जाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट आपका लैंड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सराउंडिंग में एयर है। यहाँ इन दोनों एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में आपके पास वाटर आ जाता है। तो ये 3 तरह के एनवायरनमेंट में ये दोनों ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के रहते हैं। मेरीन में भी हैं दोनों टाइप के, फ्रेश वाटर में भी हैं दोनों टाइप के, और टेरेस्ट्रियल में भी हैं, बट मोस्टली दे आर ऑस्मोरेगुलेटर्स। इसकी टाइप कम मिलती हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो 1 बाय 1 हम सारे एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे कि हाउ द एनिमल्स मेंटेन ऑस्मोरेगुलेट देयर सॉल्यूट एंड वाटर बैलेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट मरीन एनवायरनमेंट, ऑस्मोरेगुलेशन इन मरीन एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे पहले मरीन एनवायरनमेंट में आपने देखना है कि ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है, क्या मसला हो सकता है समंदर के अंदर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। जैसे फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स मरीन में नहीं सरवाइव कर सकते, मरीन वाले फ्रेश में नहीं कर सकते। तो क्या चीज़ है उनके पास जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम है जिसको वो कोप करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम आपके जहन में वही है जो प्लांट्स के केस में भी आपने पढ़ा था कि अगर मरीन एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो दे हैव द मेन प्रॉब्लम के लॉस ऑफ वाटर है, उसके पास पानी की कमी हो सकती है क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर उनका ड्यू टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बाहर है, दैट्स वाई वो लॉस ऑफ वाटर का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, बाहर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हैं जो ना चाहते हुए भी पैसिवली एक्टिवली उनकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स हो सकती है, सॉल्ट्स इकट्ठे हो सकते हैं बॉडी में जो कि उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दूसरा है उनकी बॉडी का जो नेसेसरी वाटर है वो भी उनकी बॉडी से बाहर जा सकता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, बाहर एंड सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन प्रॉब्लम्स को कोप करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं मरीन एनवायरनमेंट में वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स पे चले जाते हैं। तो मरीन एनवायरनमेंट में जितने इन्वर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली दे आर ऑस्मोकन्फर्मर्स, यानी दे हैव द सॉल्यूट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो उनकी बॉडी के अंदर है, बॉडी फ्लूइड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज़ इक्वल टू द आउटर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सेम है। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में है जैसे होते हैं, तो आइसोटोनिक कंडीशन बनाई हुई उन्होंने, तो दे डोंट नीड टू ऑस्मोरेगुलेट, तो ऑस्मोकन्फर्मर हो गए। दूसरी एक फिश की एग्जांपल, ट्रू फिशेस नहीं है ये बेटा,
ये हैग फिशेस कहलाती हैं। ये आप लोगों ने इतनी खास देखी हुई भी नहीं होंगी। ये नॉर्मल फ़िश नहीं है, ये जॉलेस फ़िश हैं। इनका माउथ शक्कर लाइक होता है और प्रिमिटिव फ़िशेस के समझ लें टाइप है कि वो फर्स्ट टाइप ऑफ फ़िशेस जिनसे आगे मज़ीद दूसरी फ़िशेस निकली, तो ये प्रिमिटिव हैं, ठीक है। हैग फिशेस कहलाती हैं, जॉलेस फिशेस कहलाती हैं और ये भी ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, ठीक है। मेन जो फिशेस हैं जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में आपको मिलती हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कार्टिलेजिनस एंड बोनी। तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त डोमिनेटिंग समझ लें कि वर्टिब्रेट्स हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, वो फ़िश है। तो दो कैटेगरीज़ में समंदरों में फ़िशेस पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इसकी एग्जांपल्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं पार्ट 1 में भी। शार्क्स हैं, रेज एंड स्केट हैं, कॉमनली आप फेमिलियर हो शार्क्स के साथ। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इनकी कुछ अपने कैरेक्टर्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में इनको हेल्प करते हैं। तो समंदरी पानी में रहने के लिए दे एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू गिल्स, ठीक है। तो ये एक्टिवली एक्सक्रीट सॉल्ट, देखिए बाहर सॉल्ट ज़्यादा अंदर कम है, तो फिर भी ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट इज़ अप हिल मूवमेंट। हमेशा जब भी मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से अप कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है अंदर कम है, तो ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक्टिवली दे एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू गिल्स, इनके गिल्स से एक्टिवली जो पानी अंदर जा रहा है, मुंह से अंदर जाता है, गिल से बाहर आता है। तो रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा हुआ है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है। तो उस वाटर से ये सॉल्ट भी ब्लड में जो सॉल्ट चले जाते हैं वहाँ से वो एक्टिवली उस वाटर में डाल देती हैं जो गिल से बाहर जा रहा होता है। दूसरा बेटा इनके पास एक ख़ास चीज़ है, दैट आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड्स। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो इनकी बॉडी में मौजूद है, नाम से पता चल रहा है रेक्टल, दैट इज़ द नेम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द ग्लैंड नियर रेक्टम। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर याद हो आपको तो उसमें रेक्टम पढ़ा था आपने। तो रेक्टम इनकी जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन है, जहाँ ख़त्म होती है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। तो अटैच विद दिस रेक्टम, उस रेक्टम के साथ देयर आर रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकी इंटेस्टाइन है एंड दैट इज़ द रेक्टम। तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स मौजूद हैं विच एक्सक्रीट द सॉल्ट्स इनटू डाइजेस्टिव वेस्ट, ताकि यहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाएं, ठीक है। तो ये रेक्टल ग्लैंड्स दे आर लोकेटेड नियर द रेक्टम एंड इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स को बॉडी से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट अंदर आ रहे हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं मोस्टली दे आर एक्टिवली दे रिमूव द सॉल्ट्स। फिर एक और इनके पास फिनोमेना है जो सिर्फ स्पेशल इन्हीं के पास ही है कि दे कैन रिटेन यूरिया विद इन देयर ब्लड। वो अपने ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ देर के लिए यूरिया को सर्कुलेट करती रहती हैं। यानी यूरिया हमारे अंदर भी बन रहा है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक एक्सक्रीशन का है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम जो कुछ खाते पीते हैं उसमें जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, प्रोटीन होते हैं, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। दैट नाइट्रोजनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, या एनिमल्स के लिवर के अंदर, जिगर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ अ लेस टॉक्सिक एज़ कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिक एसिड। तो ये यूरिया लिवर में बनता है, वहाँ से ब्लड में आता है, फिर वहाँ से किडनी में जाता है और यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, तो इट कैन क्रिएट डैमेज टू अदर ऑर्गन्स। ये दूसरे ऑर्गन्स को जाके डैमेज कर सकता है। यूरिया इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला है, इसको ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए फ़ौरन बनता है, किडनी तक जाता है और यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये फिशेस अपने आप को आइसोटोनिक बनाने के लिए, ये सॉल्टी है, ठीक है, तो अपने आप को आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाने के लिए दे कैन रिटेन, ये रख लेती हैं ज़्यादा देर के लिए अपनी बॉडी में यूरिया, ताकि इनकी बॉडी आइसोटोनिक हो जाए टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन यूरिया तो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए फिर अल्लाह पाक ने इसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ दिया है, जिसका नाम है TMO। ट्राई एक केमिकल है जो इनके ब्लड में मौजूद होता है, ट्राई मिथाइलमीन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई मिथाइलमीन ऑक्साइड। इट रिड्यूसेस
द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ यूरिया। यूरिया ने तो मजबूरी है, रहना है ब्लड के अंदर, क्योंकि तब ये आइसोटोनिक होंगी। तो उस मजबूरी को ओवरकम करने के लिए, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए एक और केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम TMO है, ट्राईमिथाइलअमीन ऑक्साइड, विच रिड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ यूरिया, ताकि जितनी देर रहे वो उनके ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। ठीक है, दीज आर द एडेप्टेशंस इन कार्टिलेजिनस फिशेस। नेक्स्ट मूव करेंगे हम इस टॉपिक के अगले पॉइंट की तरफ, दैट आर एडेप्टेशंस इन बोनी फिशेस। फिशेस की दूसरी कैटेगरी जो कॉमन फिशेस समंदर में पाई जाती हैं, बोनी फिशेस हैं, इस ग्रुप्स के अलावा, शार्क्स, रेज एंड स्केट्स के अलावा। तो ओके, बोनी फिशेस को हम स्टार्ट करने लगे हैं। बोनी फिशेस में जो कहा जाता है, एक हाइपोथेसिस है इनके ओरिजिन के बारे में, तो अभी तक हाइपोथेसिस ही है कि दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर, कि इनके जो आबाव अजदाद थे, यानी जो पहली फ़िश थी बोनी फ़िश, वो शायद फ्रेश वाटर में प्रोड्यूस हुई थी और उसके कुछ बच्चे माइग्रेट कर गए थे। जब दरिया जाके गिरता है समंदर में तो उसके साथ जा के पानी के साथ दे एंटर इनटू द मरीन एनवायरनमेंट, और उनमें से ज़्यादातर तो नहीं सर्वाइव कर सके, कोई इक्का दुक्का सर्वाइव कर गए और उससे आगे फिर ये बोनी फिशेस समंदर में फैल गई। तो कहा जाता है कि इनके एंसेस्टर जो थे वो फ्रेश वाटर थे, और फ्रेश वाटर में आपको पता है सोल्यूट नहीं होता। तो अगर ऐसी फिशेस गई होंगी मरीन एनवायरनमेंट में तो सबसे बड़ा मसला उनको यही हुआ होगा कि लॉस ऑफ वाटर है, कि पानी सारा बाहर निकल गया होगा, सोल्यूट का प्रॉब्लम है। तो इसको ओवरकम करने के लिए दे हैव सर्टन एडेप्टेशंस। तो क्या क्या एडेप्टेशंस बोनी फिशेस के, अब जो बोनी फिशेस हैं उनके पास सारे हथियार मौजूद हैं, अब उनको कोई मसला फेस नहीं होता है क्योंकि उनके पास ये एडेप्टेशंस हैं। ठीक है, तो क्या क्या एडेप्टेशंस हैं कि ये बोनी फिशेस जो समंदरों में रहती हैं मरीन एनवायरनमेंट में, दे ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हर वक्त पानी पीती रहती हैं। मतलब एक तो रेस्पिरेशन के लिए कॉन्स्टेंटली इनके मुंह में वाटर एंटर होता है, गिल से बाहर जाता है, दूसरा ये इनटेक करती हैं अपने, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाती हैं। ठीक है, वाटर अंदर जाता है तो सॉल्ट भी बहुत सारे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, समंदरी पानी से नमकीन है, तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जाते हैं वो वहाँ से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं गिल्स से बाहर, जैसे कि शार्क्स वगैरह करती थी, ये भी एक्टिवली रिमूव द सॉल्ट थ्रू गिल्स। ये ड्रिंक वाटर करती हैं, सॉल्ट्स को गिल्स से रिमूव करती हैं। फिर बेटा इनका जो यूरिन होता है इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जो एक्सक्रीशन करती हैं, वेस्ट मैटर रिलीज़ करती हैं, वो जितने एक्स्ट्रा सॉल्ट थे वो यूरिन में रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एडेप्टेशंस थी। मेन एडेप्टेशन है पैसिवली इनके पास लॉस भी हो रहा है वाटर का, कि कॉन्स्टेंटली बॉडी से वाटर बाहर जाएगा, फ्रॉम पैसिव मूवमेंट है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, या वाटर हमेशा मूव करता है सॉल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस की वजह से। तो यहाँ बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, कि आप बुक खोलेंगी, खुद देखेंगी और अपने नोट्स में उसको ड्रॉ करेंगी प्रॉपरली जिस तरह से वो लेबल है। ठीक है, दूसरा अगला आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसी के अंदर है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ताज़ा पानी में, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स में जहाँ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यानी बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। मेरीन एनवायरनमेंट इज़ हाइपरटोनिक एंड दिस इज़ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर कौन सा होगा बेटा, दैट इज़ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो सबसे बड़ा मसला अगर आपको याद हो तो हमने हाइपोटोनिक में पढ़ा था कि जो बाहर का पानी है वो सारे का सारा सेल के अंदर एंटर हो जाता है, तो सेल के बर्स्ट होने का, फटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम प्रॉपर ये क्या देखेंगे, प्रॉब्लम क्या थी, दे फेस द ऑस्मोटिक फ्लडिंग, यानी इनको सबसे बड़ा मसला है कि इनके सेल्स के अंदर हर वक्त पानी एंटर हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं समंदरों के अलावा, दरियाओं वगैरह में मछलियाँ हैं, आपको फिशेस मिलती हैं, फ्रॉग्स हैं, टर्टल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स बहुत तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स, बेतहाशा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये मोस्टली दे आर फ्रेश वाटर। तो ये सब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं फ्रेश वाटर में। तो सबसे बड़ा मसला इनको होता है ऑस्मोटिक फ्लडिंग का, और फिर उसके साथ साथ जो उनके इंपॉर्टेंट आयन्स हैं वो भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को ओवरकम करने के लिए दे हैव एडेप्टेशंस। सबसे पहले हम एडेप्टेशंस देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम प्रोटोजोन्स में अगर देखें, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह में, तो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, अल्लाह पाक ने इनको एक ख़ास ऑर्गेनेल दिया हुआ है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो दे हैव एन ऑर्गेनेल विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाता है। वैक्यूल है एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो एक्स्ट्रा वाटर जितना बॉडी में एंटर होता है, चाहे वो अमीबा है, पैरामीशियम है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रह रहा है,
तो उसकी बॉडी में जब एंटर होता है तो दैट इज़ कलेक्टेड बाय दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो सारा पहले इसमें आएगा और इसके चैनल्स के ज़रिए सेल से बाहर निकल जाएगा। यानी इसका काम है ये ड्रेन करता है। जैसे आपके घर में नालियाँ होती हैं ना, घर का सारा पानी बह के उस नाली में से बाहर घर से चला जाता है, तो सेम इसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आने वाला वाटर इधर आएगा और यहाँ से चैनल्स के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाएगा। दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर विच एंटर्स इनटू द बॉडी। जो मुसलसल पानी आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए। फिर आ जाएँ वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो वर्टिब्रेट्स में आपको फिशेस मिलती हैं फ्रेश वाटर में, फ्रॉग्स वगैरह मिलते हैं, तो मोस्टली वो यही सेम ही एडेप्टेशंस करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दे डोंट ड्रिंक वाटर। ये बेटा मैरीन फिशेस जो बोनी फिशेस की एडेप्टेशन पड़ी थी उनके बिल्कुल उलट है। जो पॉइंट वहाँ लिखे थे उसका इन्वर्स यहाँ पे होगा। वो वाटर ड्रिंक करती थी, यहाँ पानी पहले ही इनकी बॉडी में प्रॉब्लम है, ज़्यादा आ रहा है, तो दे डोंट ड्रिंक वाटर। ये पानी बिल्कुल नहीं पीती हैं। वाटर मुँह में एंटर होता है लेकिन सारे का सारा गिल्स से बाहर चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कम जाता है। ठीक है, फिर इनका यूरिन, चूँकि पानी फिर भी कहीं ना कहीं से एंटर हो रहा है बॉडी में, फूड जो खाएंगी या जो भी चीज़ लेंगी तो वाटर एंटर हो जाता है, वहाँ से फिर इसको यूरिन जो इनका प्रोड्यूस होगा किडनी के ज़रिए तो वो हाईली डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, उसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं, बहुत सारा पानी होगा। फिर बेटा तीसरा है कि वो एक्टिवली सॉल्ट्स को बाहर भेज रहे थे मरीन एनवायरनमेंट में, ये एक्टिवली अपटेक करेंगे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। बाहर तो सॉल्यूट है ही नहीं, बहुत कम है, तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई दे एक्टिवली अपटेक द सॉल्ट्स फ्रॉम गिल्स। गिल्स के ज़रिए ये सॉल्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, प्लस स्किन के ज़रिए भी एब्जॉर्ब करेंगे। प्लस इनका एक और पॉइंट है दैट इज़ दे ईट सॉल्टी फूड, यानी ऐसी फूड को प्रेफर करेंगे, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स को खाएंगे जो ज़रा सॉल्ट कंटेंट जिनके अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दे ईट सॉल्टी फूड मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो ये अडेप्टेशंस थी फ्रेश वाटर के अंदर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द अडेप्टेशंस इन लैंड एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको क्या मसला है, इसमें इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। सबसे बड़ा मसला बेटा है धूप। धूप की वजह से क्या होता है, वेपरेशन होती है, वेपरेशन से डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ चूँकि हमारे इर्द गिर्द एयर है, ड्राई है, मोस्टली ड्राई रहती है, बहुत कम उसमें मॉइस्चर होता है, और बारिश के बाद मॉइस्चर बढ़े तो बढ़े, लेकिन सबसे बड़ा मसला कि ज़रा सी धूप निकलती है तो एनिमल की बॉडी के अंदर जितना वाटर होता है उसका ख़तरा होता है कि वो इवेपोरेट ना कर जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो इसको ओवरकम करने के लिए उनके पास कुछ एडेप्टेशंस हैं। सबसे पहली एडेप्टेशन है देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद थिक कवरिंग। अल्लाह पाक ने जितने एनिमल्स लैंड के बनाए हैं देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद थिक कवरिंग। ठीक है, तो एडेप्टेशन इन लैंड एनवायरनमेंट में हम देख लेते हैं कि सबसे पहले दे हैव थिक बॉडी कवर। चाहे इन्वर्टिब्रेट हों चाहे वर्टिब्रेट्स हों बेटा, उनकी बॉडी को सन रेज से प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह पाक ने, और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, टू मिनिमाइज द एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, कि उनकी बॉडी से कम पानी एवेपोरेट हो, तो अल्लाह पाक ने उनकी बॉडी के ऊपर एक कवर दे दिया है, प्रोटेक्टिव कवर दे दिया। हर ऑर्गेनिज्म का अपना है। जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो लैंड पे रहते हैं, ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स हैं जो कॉमनली आपको लैंड पे भागते दौड़ते नज़र आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उनकी बॉडी इज़ कवर्ड विद काइटिन, टफ मटेरियल है, पॉलीसेकेराइड है, जो मोस्टली वाटर एवेपोरेटिव लॉस को मिनिमाइज़ करता है। बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल है, वैक्सी भी हो सकता है, इट्स हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन लिपोप्रोटीन से बना हुआ एंड ग्लाइकोप्रोटीन से, तो ये भी प्रोटेक्ट करता है वाटर लॉस को। और अगर वर्टिब्रेट्स को देखें जो एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं, तो दे हैव अ कैराटिन इन देयर स्किन। उनकी स्किन के अंदर एक खास प्रोटीन है जिसका नाम कैराटिन है। ठीक है, हमारी स्किन में भी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कैराटिन ज़रा टफ प्रोटीन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी स्किन में, वहाँ पे बॉडी के अंदर एक तो सन यूवी रे से प्रोटेक्शन करती है, दूसरा ये एवेपोरेटिव लॉस से बचाती है। फिर बेटा आप एम्फीबियंस को छोड़ दें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, 3 ग्रुप आपके पास वर्टिब्रेट्स के आ जाते हैं लैंड पे। तो इनके अंदर ये कैराटिन की मॉडिफाइड फॉर्म आपको स्केल्स की फॉर्म में, स्नेक वगैरह के ऊपर स्केल्स होते हैं वो कैराटिन के बने हुए हैं मोस्टली। फिर उसके बाद फेदर हैं, बर्ड्स के ऊपर आपको पर नज़र आते हैं, दे आर कैराटिनाइज्ड। एंड थर्ड, मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर नज़र आते हैं, दे आर ऑल्सो कैराटिनाइज्ड। तो ये सारे इनको हेल्प करते हैं बॉडी से वाटर लॉस से प्रिवेंट करने में, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर बेटा दूसरी अडेप्टेशन जो लैंड पे एनिमल्स करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं ताकि पानी की कमी को दूर किया जाए।
टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। थर्ड, ऐसी फूड प्रेफर करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट हो, वो मॉइस्ट हो, इट मीन्स इट कंटेन वाटर कंटेंट समहाउ, थोड़ा बहुत उसमें पानी हो। फिर बेटा इनके पास कुछ एडेप्टेशंस हैं डाइजेस्टिव अपने अंदर सिस्टम्स की, मेटाबॉलिज्म की, जिसकी बेस पे वो जो कुछ खाते पीते हैं उसमें से मैक्सिमम वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ज़ाया नहीं होने देते। तो दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। और फिर कुछ हैं बिहेवियरल एडेप्टेशंस की अपने बिहेवियर को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि मिनिमम वाटर लॉस हो, डिहाइड्रेशन से बच सकें। तो मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस में अपनी जितनी फूड खाई है उसमें से मैक्सिमम वाटर एक्सक्रीट कर लेना। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास एक डेजर्ट में पाया जाने वाला रैट है, ठीक है, चूहा है, जिसका नाम कैंगरू रैट है। कैंगरू एक और मैमल है, रैट एक और मैमल है। यहाँ मिला के नाम इसलिए आया है कि इस रैट की अपीयरेंस कैंगरू लाइक है, ठीक है, इट हॉप करता है, ये अपनी दो टांगों पे, पिछलियों पे, जिस तरह से कैंगरू हॉप करता है, ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कैंगरू रैट। स्पेशल टाइप ऑफ रैट है, फाउंड इन डेजर्ट्स, और ये मास्टर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कहलाता है, ये उस्ताद कहलाता है वाटर बचाने का, डिहाइड्रेशन से बचने का, इसलिए इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो इसको सामने रखें तो तकरीबन सारे एनिमल्स इसी तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, कैंगरू रैट चूँकि सहरा में रहता है तो इट मोस्टली प्रेफर दोज टाइप ऑफ फूड विच प्रोवाइड मैक्सिमम मेटाबॉलिक वाटर। वो ज़्यादातर उन खुराक को प्रेफर करेगा, वो सीड्स खाएगा जो रिच इन कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं बेटा तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन आपने पढ़ी हुई है, तो वाटर रिलीज होता है। तो ये उस फूड को प्रेफर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वाटर मिले। फिर इनका यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये नॉकटर्नल होते हैं, ये रात को निकलते हैं, और ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और दे कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बड़े लंबे अरसे तक बगैर पानी पिए भी गुजारा कर लेते हैं, इसी मेटाबॉलिक वाटर पे सर्वाइव कर लेते हैं। पानी नहीं मिलेगा तो फिर भी ज़िंदा रह लेंगे। तो वो एबिलिटी जिसमें कोई एनिमल सर्वाइव करे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। बायोस मीन लाइफ, हाइड्रो मीन वाटर, एन मीन विदाउट। तो लिविंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ कॉल्ड, ये कुछ एनिमल्स की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये अलग से डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस? इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें एग्जांपल आप कैंगरू रैट की दे सकते हो। बिहेवियरल में है कि वो कैसे कैसे अपनी बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं वाटर लॉस से बचने के लिए। तो सीक शेड्स, ठंडी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, धूप में ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। नॉकटर्नल हैं, रात को निकलते हैं, दिन में कम एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। और फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो ये एस्टिवेट कर जाते हैं, कुछ एनिमल, सारे नहीं, ये एस्टिवेट कर जाते हैं। वो एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो डिहाइड्रेशन का, तो वो ज़मीन में नीचे घुस के, सॉइल खोद के नीचे बरो बना के, तो उसके अंदर छुप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज हो सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।